लेट अस बिगिन। अच्छा, आज की क्लास में आई वुड वांट कि आप लोग जो है कोई भी सवाल होगा बेटा, आप लोगों ने देन एंड देयर मुझसे चैट में पूछ लेना है। और जो है हम स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन से, और मैं स्टार्ट करते हुए यही अज्यूम करूंगा कि जैसे कि ये बिल्कुल ही बेसिक है। सही है। और आप लोगों ने FAR 2 में कंसोलिडेशन का बिल्कुल बस जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है, लेकिन हम कोशिश बिल्कुल करेंगे कि आप लोगों को शुरू से ही लेकर के जाएं। जाहिर सी बात है, चीज़ें थोड़ी सी फास्ट पेस में हो जाएंगी बेसिक की, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया तो है ही। लेकिन मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, तो उनके लिए मैं अज्यूम करूंगा कि वो भूल चुके हुए हैं क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा था, क्या है, तो उनको अच्छे से रिकॉल हो जाए। और जिनको याद है उनको भी एक तरह से रिवीजन हो जाए, तो हम इस तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चले सर, स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है FFR का। और इसके एक लेक्चर्स पोर्टल पे आपको अवेलेबल भी मिले हैं। उनकी ड्यूरेशन कुल मिला के कोई है 36 आवर्स की। मेरी कोशिश होगी कि इसको अब इंशाल्लाह वही, बल्कि उस जो कंटेंट था 36 घंटे का, वही कंटेंट इंशाल्लाह उसको जरा अब हम एक्सेल के थ्रू और इन चीज़ों करके हुए हम 26 घंटे में जो है कवर करेंगे, 25 से 26 घंटे में इंशाल्लाह। और जाहिर सी बात है, पास पेपर्स वगैरह ऐड होते जाएंगे। ठीक है, रिसेंट सारे पास पेपर्स इंशाल्लाह हम इसके करेंगे। तो लेट अस बिगिन बच्चों। सही है, तो आए। अब हमने कहा कि सर कंसोलिडेशन, बचपन बचपन में जब आप FAR 2 में थे, तो आप लोगों को ये बताया गया, पढ़ाया गया कि भाई कंसोलिडेशन, और आपको उससे बड़ा डराया भी गया। अच्छा, अब कंसोलिडेशन जो है वो FFR में तो आपके कोर्स में पूरा ही है। मतलब वहां पर तो हम ये कह देते थे कि भाई जो है ना, आप क्या कहते हैं, अगर आपको जो है कंसोलिडेशन के अंदर कोई चीज नहीं है तो हम कहते थे फाइनल में, और वाकई में फाइनल में होती थी। लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि केस स्टडी का जो पेपर है उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। केस स्टडी में भी होगी, और सर वो चीज जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है मेरा बच्चा, तो आए स्टार्ट करते हैं अब हम। और हमने कहा कि सर मैं इसको पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स वाले मेथड से। सही है। अच्छा, ये आप लोगों को ये कुछ कॉपी भी चाहे तो कर लें, अच्छा है आप लोगों के लिए। अपना रजिस्टर मेंटेन करें, क्योंकि अक्सर एक, वैसे तो आपको पेपर तो खैर या तो एक्सेल पे आप लैपटॉप लेकर क्लासे ले रहे हो, तो आप एक्सेल पे साथ साथ चीज़ें रिकॉर्ड करते जाएं। नहीं तो रजिस्टर मेंटेन करें। मैं पूरा जो अब जो जो टॉपिक्स में करवा रहा हूँ लाइव, सर वो सब मैं एक्सेल पे ही करवा रहा हूँ। अच्छा सही है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, चार्ट्स ऑलरेडी बने हुए होंगे, चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई होंगी, लेकिन सवालात हम मेजरली लाइव कर रहे होंगे, तो सवाल में ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें ऑलरेडी हो। हाँ, सवाल का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, लेकिन फिगर्स में आपके सामने ही कोशिश करूंगा कि पंच इन करूं। ठीक है सर, तो आए। अब हम आ जाते हैं सर, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर भी। SOFP, SOCI मिक्स्ड और एसोसिएट्स के क्वेश्चन होते हैं, ये बात आप सबको पता है। नॉर्मल कंसोलिडेशन में फिर ये जो कंसोलिडेशन है, इसको हम कर रहे होंगे 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में मेरा बच्चा? 4 हिस्सों में। सही है। जी बेटा, शीट शेयर होंगे, टेंशन ना ले। सर ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम 4 हिस्सों में कर रहे होंगे। इसका जो पहला हिस्सा है सर, ये होगा बेसिक्स। इसमें क्विकली अगली 2 से 3 क्लासों में मैं आपको FAR 2 लेवल की कंसोलिडेशन रिवाइज करा दूंगा। क्योंकि अब ट्रेंड बनता गया है, बहुत सारा बच्चा आखिरी अटेम्प्ट दे रहा होता है ऑडिट और MFA की। तो सर उसकी वजह से होता ये है कि वो ऑडिट और MFA के चक्कर में FAR 2 पुराना हो जाता है, तो आप भूल जाते हैं। फिर जो इसमें दूसरी चीज होगी, वो होगी हमारी कि भाई नॉर्मल FAFR बैलेंस शीट प्लस PNL। ठीक है, FFR के जो लेवल के बैलेंस शीट PNL, फिर इसमें आ जाएगा कंसोलिडेटेड कैश फ्लोस। और चौथी चीज जो आएगी वो आएगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये 4 चीजें, मतलब देखा जाए तो हमारा पूरे जो कोई 26 से 28 घंटों का पूरा जो है हमारा ये टॉपिक होगा, उसमें हम ये 4 चीजें कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं बेसिक से। चलें सर, अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में हमारे पास आता है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन और IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये दो टॉपिक जो है हमारे पास जो है आ रहे होते हैं। अब सर मैं बेसिक्स पे आऊंगा। ये सब चीजें, पेरेंट और सब्सिडरी। पेरेंट बोले तो पप्पा, सब्सिडरी बोले तो बच्चा।
कब होता है सर ये रिश्ता? जब होल्डिंग आपकी ग्रेटर हो कितने, किससे ज्यादा? 50% से ज्यादा अगर होल्डिंग है तो हमने कहा ये रिश्ता हो जाएगा। और एक और कंडीशन भी है जो कि बहुत रेयर होती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अ मेजोरिटी ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी फॉर इट टू बी अ सब्सिडरी। इसका मतलब क्या है सर, देख लेते हैं। हमने कहा अगर एक सब्सिडरी के बोर्ड पे अगर टोटल 7 डायरेक्टर्स हैं, तो उनमें से अगर इफ आई कंट्रोल 4 डायरेक्टर्स देन आई एम पेरेंट, है ना सर? हालांकि होल्डिंग होल्डिंग कैन बी 45%। अब सर 50% से कम होल्डिंग है, लेकिन फिर भी मैं पेरेंट कहलाऊंगा। क्यों कहलाऊंगा? क्योंकि सर मैंने कहा जो कंपनी चलाते हैं, जो कंपनी के बिजनेस माइंड होते हैं सर, वो होते हैं डायरेक्टर्स, है ना सर? कंपनी के जो माइंड होते हैं वो डायरेक्टर। अगर डायरेक्टरों में से ही 7 में से 4 को मैं कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल का मतलब क्या है? मैं ही उनको अपॉइंट करवा सकता हूँ, मैं ही उनसे रिजाइन करवा सकता हूँ, सही है ना? मतलब मैं चाहूँ तो उनको, जब चाहूँ उनको रिजाइन करवा दूं, जब चाहूँ अपॉइंट करवा दूं। तो ये, अब देखें, अब थोड़ा सा जो है ना, हमें पढ़ना है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, कि सर ये अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर ये कैसे हो सकता है कि यार मैं कंट्रोल तो पूरा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं, मतलब मैं कंपनी को 50% होल्डिंग तो नहीं रखता हूँ, 50% से ज्यादा, लेकिन फिर मैं डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट कर सकता हूँ? तो सर इसका एक तरीका होता है जो यूजुअली दुनिया भर में होता है। मैंने 45% होल्डिंग अक्वायर्ड करी हुई है, और जो बाकी 55% होल्डिंग है, वो क्या कर रहा हूँ सर मैं? वो माइनॉरिटी के पास है, छोटे जो शेयर होल्डर के पास है। तो इन 55 में से मैंने 10% के साथ, मैंने इन जो 10% शेयर होल्डर हैं उनके साथ मैंने एक जो है एग्रीमेंट कर लिया। 10% के साथ एक मैंने एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई जो है, आप हजरात जो हैं हर बात मेरी मानेंगे। तो ऑफिशियली 45 करता हूँ, जो 55 है उनमें से 10% को मैंने आउट ऑफ दी वे जाकर के कोई उनसे अरेंजमेंट की हुई है कि आप मुझे ही वोट देंगे, मेरे ही हाँ में हाँ कहेंगे। तो देखा जाए तो 45% ओनरशिप के बावजूद भी मैं 4 डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। सही है, क्योंकि जो बाकी 10% हैं, 55 में से जो 10 हैं, वो मुझे ही वोट देंगे, मेरे मुझे ही सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने कहा कि सर हमारी होल्डिंग हो जाएगी। आर वी क्लियर? तो बच्चों लिख दो सीसी, कि दो केसेस में कंसोलिडेशन, पेरेंट आप बन जाते हो, आप कंसोलिडेट करते हो। 50% से ज्यादा होल्डिंग, या मेजॉरिटी इन बीओटी पे कंट्रोल। चले, ग्रेट है। फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब कुछ पॉइंट्स जो है ना, यहाँ पर पहली क्लास में बता रहा हूँ, तुम लोगों ने बचपन में पढ़े हुए होंगे, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ भूल गए हो। इनको दिमाग में रख लो। सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडिशनल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट ओनली। क्या मतलब मेरा बच्चा? ये बात सुन लो, ये बात यूजुअली बच्चे शुरू शुरू में क्लियर नहीं करते। सर हर साल पेरेंट और सब्सिडरी अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, और इंडिविजुअल अकाउंट्स के पीछे हर साल के लेजर होते हैं, लेजर का क्लोजिंग प्रोसेस होता है। कंसोलिडेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। सही है सर? पीडब्ल्यूसी के पास एंग्रो का ऑडिट है, पीडब्ल्यूसी एंग्रो का ऑडिट करती है, तो हर साल उनके अकाउंट्स पकड़ती है और मिला करके कंसोलिडेटेड बना देती है। पीडब्ल्यूसी ये नहीं करती है कि अरे पिछले साल के कंसोलिडेटेड उठाओ, उसके लेजर्स उठाओ, उनको कैरी फॉरवर्ड करो, ब्रॉड फॉरवर्ड करो। नहीं नहीं नहीं, कोई इसके लेजर मेंटेन ही नहीं होते कंसोलिडेशन के। सर ये एक वन टाइम एक्सरसाइज होती है, ईयर एंड पे खत्म। नो लेजर नो ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ये बात बस सब बच्चों ने दिमाग में रखनी है। सही है मेरा बच्चा? फिर मजीद आगे बढ़ेंगे और शदीद आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट देना बच्चों मुझे, मैं अपने आप को जो ये है ना, इसको वो कर लेता हूँ ना, ताकि आए सर आए। चले, आ जाए सर। फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब हमने कहा कि सर नो लेजर ट्रायल बैलेंस में इज
मेंटेन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, कोई लेजर ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। और सर आखिरी चीज है, ये तो हमें पता ही है, कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स, इसका भी कहाँ यूज होगा उस पे मैं आता हूँ। लेकिन वही बात सर, बहुत सारी इसमें छोटी छोटी थ्योरी भी है, वो सब चीजें भी हमें देखते हुए जानी है। अब फिर एक सवाल आता है यहाँ पे कि क्या जरूरी है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हमेशा पेरेंट को बनाने हो? क्या अगर आप किसी सब्सिडरी को ओन करते हो तो आपके ऊपर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाना जरूरी है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट, सही है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट की। तो लेकिन क्या ये हर केस में वैलिड है, जरूरी है? सवाल ये है मेरा। कोई देगा इसका जवाब क्विकली, 1 2 3? तुक्का, यस या नो, यस या नो, 1 2 3, ये केस स्टडी वगैरह में पूछा जा सकता है नौजवानों। अच्छा, जरूरी नहीं है, मत कह रहा है, ओके। सर सिर्फ एक इसकी एक्सेप्शन है, जिसके बारे में स्टैंडर्ड के अंदर जो है ना एक पैराग्राफ है, सही है, कि जिसके अंदर उसने कहा है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाना जरूरी नहीं है। वो क्या है, आए पढ़ते हैं, ये रही उसकी एक्सेप्शन। आ जाए, कह रहा है एन एंटिटी दैट इज अ पेरेंट मस्ट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने कहा बढ़िया हो गया। लेकिन कह रहा है हाउ एवर देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, अ पेरेंट नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। पहली चीज क्या है, पेरेंट इटसेल्फ इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी विद इट्स ओन पेरेंट, मतलब बाप के ऊपर भी दादा है, बाप के ऊपर भी दादा है। अगर हम इसको सर यूं बनाए ना, तो हम इसको थोड़ा सा एक नीचे की तरफ लेकर के जाएं, तो हमने कहा सर हम यूं कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। दादा अब्बू, दादा, पप्पा, पप्पा ही बोलते हो ना तुम लोग, और बेटा, सन कह देते हैं आजकल, बच्चा जेंजी है ना तुम्हारी तरह, आ जाए। दादा पप्पा और सन। अब ये जो हम पूरा पढ़ेंगे ना सर, ये हम पप्पा के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि पप्पा को कंसोलिडेशन की जरूरत कब नहीं है, ठीक है? ये याद रखना कि दादा है, पप्पा है, सन है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर ये जो अब जो क्राइटेरिया पढ़ेंगे, ये पप्पा को दिमाग में रख के पढ़ेंगे, ठीक है? तो आए, पप्पा, पप्पा के बारे में कह रहे हैं, द पेरेंट itself इज अ होली ओन सब्सिडरी विद इट्स ओन पेरेंट। पप्पा किस, जो है पप्पा का पेरेंट दादा है ना? तो हमने कह दिया होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है ना? और अगर हमने कहा यार जरूरी तो नहीं है ना कि यार होली ओन सब्सिडरी जो है क्या कहते हैं, एक कंपनी दूसरे की हो, 51% पे, 50.01% पे भी पेरेंट बन जाते हो आप, तो फिर क्या करें? बोला कोई मसला नहीं है, अगर आप होली ओन्ड नहीं हो तो फिर इसने हमें उसका हर दिया कि अगर आप होली ओन्ड नहीं है, तो इसने कहा और ऑल्टरनेटली पेरेंट इज अ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी विद इट्स ओन पेरेंट एंड द स्टेट अदर ओनर्स ऑफ एक्स, मतलब पेरेंट के लिए एक्स आर प्रिपेयर्ड टू अलाउ इट टू अवॉइड प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसको जरा समझें। सर देखें, इसने कहा भैया या तो पप्पा जो है वो दादा की 100% ओन्ड सब्सिडरी है, क्या है? ओन्ड सब्सिडरी। एक मिनट रुकेगा, बस एक मिनट। हेलो, सॉरी। तो देखिए, या तो दादा 100, पप्पा जो है वो दादा के जो है 100% जो है सब्सिडरी, मतलब जो है ओनरशिप वो दादा की पप्पा पे, या
सर इनको जो है ना करेक्टर के तौर पे ही, मतलब उस पे लीजिएगा कंपनी के तौर पे, और ज्यादा नहीं सोचिएगा। तो हमने कहा या तो सर अगर 51% होल्डिंग भी है, तो जो 49% के वाले अदर शेयर होल्डर हैं जिनको आपने पढ़ा हुआ है, कहते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जिन बच्चों को पढ़े हुए टाइम हो गया उनको भी याद आ जाएगा, है ना सर। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है, उनको ऐतराज ना हो अगर पेरेंट अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स नहीं बनाए, ठीक है। या तो 100% हो तो किसी को ऐतराज के सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर 100% से कम है तो एनसीआई को एतराज ना हो। तो पहली कंडीशन तो ये है, सही है ना, कि कंसोलिडेशन से बचने की। फिर आते हैं सर दूसरी कंडीशन, पेरेंट्स डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रेडेड इन अ पब्लिक मार्केट। सर जो ये पप्पा है ना, ये पप्पा जो है लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये जो पप्पा है, ये पप्पा लिस्टेड कंपनी नहीं होने चाहिए, नॉट आ लिस्टेड को, ठीक है। ये पप्पा लिस्टेड कंपनी भी नहीं होना चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी तो सर नहीं, आपको बनाने पड़ेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सही है, ये प्लस है। ये सारी कंडीशन जो है ना एंड वाली है मेरा बच्चा। फिर आते हैं, कह रहा है parent does not file its financial statement with the securities commission for the purpose of issuing financial instruments in a public market। क्या मतलब सर? हमने कहा पप्पा ने अप्लाइड फॉर लिस्टिंग भी ना किया हो, नॉट अ लिस्टेड को तो एक बात है, हमने कहा प्लस नॉट अप्लाइड फॉर लिस्टिंग, ठीक है। और फिर द पेरेंट्स ओन पेरेंट और द अल्टीमेट पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट ऑफ द पेरेंट्स पेरेंट, परदादा की बात कर दी इसने, डस प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पब्लिक यूज दैट कंप्लाई विद आईएफआरएस। बोला सिंपल, जो आखिरी कंडीशन है कि जो दादा अब्बू हैं ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाएंगे, तब भी पप्पा को मिल गई आजादी, तब भी पप्पा को मिल गई आजादी। और ये सारी कंडीशंस एंड वाली हैं। सही है, फिर कंडीशन रिपीट करता हूँ। सर पूरा केस हम पप्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। हमने कहा ये जो पप्पा है, कंपनी इनका नाम पप्पा लिमिटेड है, तो हमने कहा ये पप्पा लिमिटेड जो है, इनको कंसोलिडेशन कब नहीं करनी, जब या तो ये, एक तो पहली कंडीशन 100% सब्सिडरी हो दादा की, या अगर 100% सब्सिडी दादा की नहीं हो, तब भी जो बाकी एनसीआई हो उनको एतराज ना हो कि अगर ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ना बनाए। तो ये दोनों पहली कंडीशन, ये दोनों मिलाकर के एक कंडीशन है, सही है ना। इनको आप पहली कंडीशन ये ट्रीट करें। फिर दूसरी कंडीशन है लिस्टेड कंपनी आप ना हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन है अबाउट टू बी लिस्ट ना हो, ठीक है। जो चौथी कंडीशन है कि सर कोई आपका जो पेरेंट है वो दादा, उनके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनते हों और पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। और अगर दादा के ऊपर भी एक परदादा है तो उनके अकाउंट्स भी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। मेरा बच्चा यहां तक क्लियर है तो कह दे सी सी। सी सी कह दे। चले, ठीक है मेरा बच्चा, यहां तक तो हमने कह दिया कि सर, एक बच्चे के, एक बच्चा कह रहा है सर फाइनेंशियल वाला नहीं समझ आया। सर देखें, देखें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट ये कह रहा है कि भाई एक लिस्टेड कंपनी ना हो, लिस्टेड कंपनी को हमेशा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने। अब लिस्टेड कंपनी कौन होती है? जिसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, या तो जिसके शेयर्स, और कुछ केसेस में लिस्टेड कंपनी अपने डिबेंचर्स वगैरह को भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करवाती है, सही है। तो उसने कहा लिस्टेड कंपनी जो है उसको इजाजत नहीं है कि वो कहे कि हम कंसोलिडेटेड नहीं बना रहे क्योंकि हम ये कंडीशन, बोला आप लिस्टेड हो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आखिरी पॉइंट में कह रहा है कि अगर हम पप्पा को इजाजत दे रहे हैं कि भाई हमने कह दिया पप्पा होली ओन्ड सब्सिडरी है दादा की, पप्पा लिस्टेड कंपनी भी नहीं है, तो अगर हम पप्पा को इजाजत दे रहे हैं कि वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ना बनाए, तो उस केस में जो पप्पा के पेरेंट हैं दादा, वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने चाहिए, वो बना रहे हो। पता चला पप्पा भी नहीं बना रहे, दादा भी नहीं बना रहे, तो कंसोलिडेशन पूरे ग्रुप में ही नहीं हो रही। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है।
हाँ जी। सवाल कोई और? उफ, सवाल आ रहा है कोई क्या? जी बेटा, पब्लिक के लिए अवेलेबल ना हो तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अहमद, ऐसा ही है। तो सर, ये बेसिकली था शुरू में। अब आते हैं सर, हम जो कंसोलिडेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं अल मारूफ, अल मारूफ स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स मेथड से, सोना मेथड से। कोई बच्चा इस वक्त ऐसा मौजूद है हमारे पास जिसने स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स मेथड से नहीं पढ़ा हो? अभी नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग में तो होगा ही होगा, सही है ना सर? अब सर, ये जो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट मेथड है ना, सोना मेथड कहते हैं हम इसको प्यार से। सर, ये जो सोना मेथड है, ये मेथड जिंदगी आसान कर देता है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट मेथड होता है ये हमारे पास, ये मेथड सर चलता यूं है कि हमारे पास एक्विजिशन डेट जो है, हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स उस दिन के उठाते हैं। हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स उठाते हैं रिपोर्टिंग डेट के, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। अब इस सोना मेथड के तीन कॉलम है। एक कॉलम है एक्विजिशन डेट का कॉलम, ये हमारे गुडविल निकालने में मदद देता है, सही है। एक कॉलम है रिपोर्टिंग डेट का, ये हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने में मदद देता है। अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है, किस बला का नाम है ना सर? और फिर हमने कहा कि सर हमारे पास डिफरेंस वाला कॉलम है, ये हमारी हेल्प करेगा कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो सोना मेथड है, ये सोना मेथड है, ये हमें इस तरीके से हमारी मदद कर रहा होता है, ठीक है मेरा बच्चा। तो अब आ जाए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, गुडविल और CRE। अब आते हैं सर हम, कौन से समझेंगे, टेंशन ना लें सर। सबसे पहले बात करते हैं, देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में आती है। उनमें सबसे पहली चीज है गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, सिंपल अल्फाज में इसकी बात करेंगे, और आज ही की क्लास में इसको निकालना भी सीखेंगे, इसके बेसिक्स पे भी आएंगे। गुडविल क्या होती है सर? सर, गुडविल होती है नाम के पैसे। किसके पैसे? नाम के पैसे। क्या मतलब है सर नाम के पैसे? भाई, कंपनी का जो नाम है, सही है, मार्केट में एक नाम है ना, उसके पैसे होंगे। सर, गुडविल पॉजिटिव भी हो सकती है, हाँ सर हमें पता है। और हमने कहा कि सर गुडविल नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो गुडविल पॉजिटिव है तो हमने कहा सर ये हमारा एसेट है, और अगर गुडविल नेगेटिव है तो ये हमारी क्या होती है, इनकम। अभी इसके ऊपर जरा बात करते हैं, ठीक है। गुडविल पॉजिटिव है तो एसेट है, गुडविल नेगेटिव है तो इनकम है, सही है सर। तो आए सबसे पहले, अब स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कि सर वो क्या है। अब उसका पहला वो है गुडविल। अब गुडविल को जरा हम समझ रहे हैं, हाँ मेरा बच्चा, सब ने हौसला रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। गुडविल पे आते हैं। गुडविल पे आने से पहले हम एक सवाल देखेंगे, वो सवाल भी मैं आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हम सवाल पे आए। हम्म। मैं सवाल हमने FFR की बुक से, FAR 2 के बेसिक्स, ये भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ये बुक भी ग्रुप में। चले, एक मिनट रुकिएगा नौजवानों, हम बुक खोलने लगे हैं। हाय हाय हाय।
चले मेरा बच्चा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को अभी मेरी दूसरी पीडीएफ वाली? ए लिमिटेड अक्वायर्ड 100% of B Limited for rupees 220 million when net assets of B Limited were as follows। शेयर कैपिटल 100 का था, रिटेन अर्निंग 100 की थी, और हमने कह दिया 220 मिलियन का हमने अक्वायर किया है। ठीक है, अब ये सवाल आपके सामने, सही है। इस सवाल को 220 मिलियन में, अच्छा सर ये शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग से आप क्यों चल रहे हैं, बताएं सर। क्योंकि आपको पता है ना सर, बचपन में चले ये भी सीख लेते हैं यहाँ पे कि एसेट्स हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना सर। ऐसा ही है सर, एसेट इज इक्वल्स टू लाइक, ये जो भी चीज हम एसेट्स खरीदते हैं, या तो सर वो उधार का पैसा होता है या तो अपना पैसा होता है ना, यही है। अब अगर मुझे इससे कैपिटल निकालना हो तो मैं कैपिटल के को कैसे निकालूंगा इस इक्वेशन से? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर है मेरा बच्चा, सब बच्चों को अकाउंटिंग इक्वेशन ना। तो मैं कह सकता हूं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज का एक और नाम होता है नेट एसेट्स, है ना सर। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी का क्या होता है सर नाम, एक और नाम होता है नेट एसेट्स। तो कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स, और कभी भी हम सब्सिडरी खरीदते हैं तो हम कहते हैं हमने उस कब सब्सिडरी के नेट एसेट्स पे अपना हक स्टैब्लिश किया है। तो अब 220 मिलियन में हमने 100% सब्सिडरी खरीद ली भैया, सही है। और उसके नेट एसेट्स कितने के थे? 100 + 100। अब आ जाए जो बच्चे जो कह रहे हैं ना, हाँ सर हमने निकाल ली गुडविल, अभी इनको जो है ना आते हैं। इसका तरीका क्या क्या होता है? तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हमने कहा सब्सिडरी हमने 100% ली, उसका शेयर कैपिटल 100 का था, रिटेन अर्निंग भी 100 की थी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी 220, सही है सर। और नेट एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी थी? मैंने कहा सर ये थी 200, तो गुडविल कितने की आ गई? 20 की। अब आए सर, यहां तक सब बच्चे क्लियर है तो लिख दें सीसी। सही है सर। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं मेरा बच्चा, अब सब बच्चे बड़े ही गौर से सुनिएगा सर। सर अब कंसोलिडेशन को ना इंक्रीज की मदद से समझेंगे ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो। हमने कहा सर पेरेंट ने इस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री बनाई होगी अपनी बुक्स में? कोई तो एंट्री बनाई होगी ना सर। पेरेंट के लिए इंडिविजुअल, देखो पेरेंट के इंडिविजुअल बुक्स अलग है और कंसोलिडेटेड बुक्स अलग है, मानते हो? इंडिविजुअल बुक्स अलग है और कंसोलिडेटेड बुक्स अलग है। तो पेरेंट ने इसकी एंट्री बनाई होगी अपने इंडिविजुअल बुक्स के अंदर, क्या बताओ? पेरेंट भैया एंट्री बनाए इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट इंडिविजुअल बुक्स। पेरेंट ने कहा भाई मुझे नहीं पता क्या है कितने में है, मेरे पास मैंने इन्वेस्टमेंट की है, सही है सर। इंडिविजुअल बुक्स में पेरेंट ये एंट्री बनाएगा। इंडिविजुअल बुक्स में जो पेरेंट की होंगी सर, याद रखिएगा, ये कॉस्ट पे रहेंगी, इन्वेस्टमेंट किस पे रहेंगी सर? ये इंडिविजुअल बुक्स में कॉस्ट पे रहेंगी, एट कॉस्ट, सही है। हमने कहा सर इंडिविजुअल बुक्स में रहेंगी कॉस्ट पे। अब आगे आते हैं मेरा बच्चा, कॉपी नहीं, सब मौका मिलेगा। अब आते हैं सर सब्सिडरी ने क्या एंट्री बनाई होगी, बताए। कौन बताएगा सब्सिडरी की बुक्स में इसकी क्या एंट्री बनी होगी? सब्सिडरी जिसको खरीदा गया है, जो सही एंट्री बताएगा विद रीजन, उसको 50 रुपए का इजी लोड। चले जी। रमल ने बिल्कुल ठीक बताई कि सर सब्सिडरी कोई एंट्री नहीं बनाएगा। क्यों नहीं एंट्री बनाएगा? सर सब्सिडरी का तो खाली ऑनर चेंज हुआ है, पहले सब्सिडी के शेयर बशीर के पास थे, अब वसीम के पास है ना सर। पहले सब्सिडरी के शेयर्स बशीर के पास थे, अब
वसीम के पास है। सब्सिडरी बोलेगा भैया हमारा तो सिर्फ मालिकान चेंज हुए हैं, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आया है हमारे उसमें, सिर्फ मालिकान चेंज हो गए, ठीक है। पेरेंट की बुक्स में ये एंट्री, सब्सिडरी की बुक्स में ये एंट्री। अब आते हैं सर कंसोलिडेशन में, हम इस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री बनाएंगे, आ जाए। कंसोलिडेशन के अंदर हमने कहा कि सर हम बोलेंगे कि हमारे पास नेट एसेट्स डेबिट 200, गुडविल 20, और जो इन्वेस्टमेंट थी 220। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट क्यों हटाई, क्योंकि सर देखें, जब पेरेंट अपनी इंडिविजुअल बुक्स में है तो आप और सब्सिडियरी अलग अलग है, पेरेंट और सब्सिडी बाप और बेटा अलग अलग है। लेकिन जब यही पेरेंट कंसोलिडेशन में आएगा तो हमने कहा कि सर पेरेंट और सब्सिडरी एक हो जाएंगे, और अब आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट शो नहीं कर सकते। अब आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट शो नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि भाई हम जो है इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे, और नेट एसेट्स जितने के आपने एसेट्स आपके पास हैं 200 के, वो डेबिट करेंगे, और जो इजाफी अमाउंट दिया है वो गुडविल। अब ये गुडविल एसेट है आपका, और ये जो एसेट है आपका, ये आप इसको शो करेंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। ओहो, सही है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, और ये पॉजिटिव है इसलिए। अगर ये नेगेटिव होती तो माते, सही है। अल्लाहू अकबर कबीरा। चल, जब आप सिर्फ काम रिव्यू करते हो ना और खुद से नहीं करते हो, तो आप देखो ऐसे भड़ मारते हो कि आप टाइप सही से नहीं कर रहे हो। इंटेंजिबल। क्लियर है सर मेरा बच्चा? यहां तक सब क्लियर है तो लिख दे सीसी। आए सर। जीतते हैं, ये सब तो आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा हुआ ही है ना, लेकिन फिर भी हम बेसिक से जाएंगे ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाए। आए सर, अब दूसरी एग्जांपल करते हैं। आए। हमने कहा ए वही एग्जांपल है, सब कुछ वही है। हमने कहा ए लिमिटेड ने अक्वायर्ड किया 100% ऑफ बी लिमिटेड को फॉर 180 million, व्हेन नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड वर एज फॉलोज, शेयर कैपिटल इतना थे, रिटेन्ड अर्निंग इतनी, है ना सर। अब आ जाए भैया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सर, अब ये भी आप लोगों को पता है, शेयर कैपिटल 100, रिटेन अर्निंग 100, और हमने कहा 100% फॉर 180 million, तो फेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई 180, इनकम कितनी हो गई सर हमारी इस यहाँ पर 20। अब चलिए 20 की इनकम क्या शो कर रही है, कौन बताएगा मुझे? चलिए 20 की इनकम ये शो कर रही है कि हमारी ये नेगेटिव गुडविल है। अब सर प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव गुडविल कब आ सकती है? तो आए सर जरा सुनते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव गुडविल आती है, कब आती है? सही है, इसको बार्गेनिंग कर ली हमने, वाह हमने अच्छी बार्गेनिंग कर ली सर। देखें, अब यहाँ पर है ना, ये सही वर्ड नहीं होता है कि हमने अच्छी बार्गेनिंग कर ली, सही है, इसको बार्गेन परचेस गेन कहते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रीजन, अब आप बड़े हो गए, अब FR2 के बच्चे नहीं है ना, अब आप FFR के बच्चे माशाल्लाह। सर देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में ना एक कंपनी होती है, सही है, एक कंपनी है, एक ग्रुप है जो कि लॉस में, 1 मिनट बच्चों रुकेगा, 1 मिनट।
हेलो। जी बच्चों, सॉरी। चलिए सर, तब हमने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में थे हम, कि प्रैक्टिकल लाइफ में सर ऐसा कब होता है कि गुडविल आ जाए हमारी नेगेटिव, है ना सर। तो आ जाए सर, एक कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, वजह पी आई ए भी गवर्नमेंट बेचने की कोशिश कर रही है ना सर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। सही है। तो अब हमने कहा बेच रही है, लॉस मेकिंग है, सब इसकी उल्टी सीधी कीमतें लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सबको पता है लॉस मेकिंग है। जब भी ये फिर देखिए, एक प्रैक्टिकली भी क्या होता है ना। देखिए, कोई भी अपनी चीज जब बेचना चाहता है ना, अब आपके घर में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके घर में कोई जिन भूत है, कोई साया है। सही है। अब आप अब आप उस रोज आपको तंग करता है, रोज आप सो रहे होते हैं, आपको रात को चमाट मार देता है, सही है, 2-3 बजे। सही है। आप सख्त सर्दी में कंबल खींच के भाग जाता है, कोई भी ऐसा हो किसी ने ना। अब आप वो घर बेच रहे हैं अपना, है ना। जब आप घर बेच रहे हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है, किसी को ये मतलब बहुत कम लोगों में ये एथिक्स सही होते हैं। सही है। अल्लाह हम सबको सही दे। आप नहीं चले, हमने कहा मिस्टर बशीर, बशीर जो है, अब जो है ना, बशीर के घर में जिन है, वो उसको तंग करे जा रहा है, चमाटे मार रहा है, कंबल खींच रहा है। सही है। और जो है, आधी रात में उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देता है। फिर अब बशीर घर बेचना चाह रहा है, लेकिन क्या बशीर वसीम को घर बेचते हुए ये बताएगा कि भाई जो है ना, मैं घर इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इसमें जिन भूत है? नहीं बताएगा सर वो, है ना। तो इसीलिए कभी कभी ना, एक तो कंपनी जो बेच रहा होता है ना, तो वो सारे ऐब नहीं बताता है कंपनी के। तो खरीदने वाले को ये बात कहीं ना कहीं पता होती है कि यार, इस कंपनी में ना कुछ ऐसे ऐब होंगे जो मुझे बाद में पता चलेंगे। और बेचने वाले को भी जान छुड़ानी होती है, तो हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग ना हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन उसमें भी नेगेटिव गुडविल आ जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में आती है। सही है। अब जैसे के इलेक्ट्रिक है, मैं अक्सर उसकी एग्जांपल देता हूँ, के इलेक्ट्रिक है। सर, इसको अब अबराज ग्रुप ने जब खरीदा था तो नेगेटिव गुडविल में खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि सर, के इलेक्ट्रिक का मैं आपको एक केस बताता हूँ छोटा सा। सर, जो के इलेक्ट्रिक है, अपेरेंटली उसकी बुक्स के अंदर कुछ रिसीवेबल आते हैं, रिसीवेबल फ्रॉम सिंध हुकूमत। अब वो बिलियंस ऑफ रुपीस के रिसीवेबल है। तब आपको लगता है कि सिंध हुकूमत से वो रिसीवेबल कभी रिसीव होंगे? नहीं। तो फिर वो बेड डेट क्यों नहीं बनाता? इसलिए नहीं बनाता क्योंकि पीछे गारंटी है। किसकी गारंटी है? हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है कि भैया, जो है ये जो रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल आपको जो है ना, क्या करते हैं, वो होने ही होने। सही है ना, कि आपको मतलब हम देंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान भी आपको पता है कभी नहीं देगी। वो करती क्या है, बोलते हैं अच्छा इतना परसेंट टैक्स है, एडजस्ट कर लो, इतना दे दो। तो सब वो रिसीवेबल हमेशा चलते रहेंगे। तो अबराज ग्रुप को पता था कि रिसीवेबल मुस्तकबिल करीब में तो मिलने वाले नहीं, तो उन्होंने नेगेटिव गुडविल पे खरीदा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस नेगेटिव गुडविल पे जाते हैं। रीजन, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कभी रियलाइज नहीं होंगे। दूसरा रीजन, कि सर, बहुत सारी मर्तबा होता यह है कि हिडन फॉल्ट्स होते हैं जो बाद में कंपनी के अंदर पता चलते हैं। तो खरीदने वाले को भी पता होता है, वो प्रोविजन बनाता है कि कुछ हिडन फॉल्ट होंगे जिनके लिए अभी से मुझे कुछ बेनिफिट चाहिए, इसीलिए वो कम पैसे लगाता है नेगेटिव गुडविल के लिए। और बेचने वाले को भी पता होता है कि बेटा आप खरीद लिया, अब बशीर वसीम को कह रहा है, तो एक दफा घर तो खरीद, इसके बाद तेरे को पता चलेगा कि जो तुझे रात को तंग कैसे करता है। सही है ना। तो ये सब बातें, तो सर गुडविल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केसेस में गुडविल को आपने रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर पेरेंट की बुक होगी तो सेम एंट्रीज होंगी। सर, क्या एंट्रीज होंगी पेरेंट की बुक में? हमने कहा सर, अगर तो पेरेंट भैया की बुक हुई, तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। सब्सिडरी की बुक हुई, नो एंट्री। कंसोलिडेटेड बुक्स हुई, तो हमने कहा नेट एसेट्स डेबिट, सीआरई क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। सही है। तो ये दिमाग में आपने रखना है। अभी जो सीआरई है, इसको कुछ बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा, ग्रुप रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं इसको, है ना सर। ये एक तरह से पेरेंट की इनकम हो गई। और सर, ये पता है कौन सी इनकम है? ये है इमीडिएट इनकम। ऐसा नहीं कि इसको डेफर वेफर करना है। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक हम क्लियर हैं? तो कहते हैं सी सी। तो सर, जब गुडविल हमने पढ़ लिया, जब हमने गुडविल पढ़ लिया, तब हमने कहा कि सर हम आगे बढ़ेंगे। और हमने कहा सर, हम छोटी मोटी शरारतें भी गुडविल के साथ कुछ होती है ना, तो वो भी साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, है ना सर। तो आए, अब एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, है ना। एक सवाल बस, ज्यादा नहीं, एक सवाल।
एक मिनट। ये वो आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। A Limited acquired 100% of B Limited when net assets of B Limited were as follows. Share capital, retained earning, share premium 250 million, ये हो गया। A Limited paid 200 cash and agreed to pay 80 million after 2 years. Market rate of interest is 15%। भाई मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है तो अब हम क्या करेंगे सर? अब देखें, ये प्रैक्टिकल केसेस भी ऐसे होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में देखी है कंसोलिडेशन। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंसोलिडेशन होती है ना, उसमें होता यही है कि सर जो है, एक अमाउंट हमसे अभी लो, दूसरा अमाउंट बाद में लेना। ये सिर्फ थ्योरी तक होता है कि सारा अमाउंट अभी दे दिया। या तो प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर्स मिलते हैं, या तो कंसिडरेशन डेफर्ड होती है। तो यहाँ पर एक तरह से डेफर्ड कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर? कि कंसोलिडेशन में सीए फाइनल में कैफ लेवल पे इतना नहीं पूछते हैं, पूछते हैं एक आध दफा। डेफर्ड कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत है। तो आ जाए सर, ये सवाल आ गया हमारा। ये कह रहा है 100% एक्विजिशन है, नेट एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम, ठीक है जी। 100 150, ठीक है। 200 कैश पेड है, और कह दिया कि जो है आफ्टर 2 इयर्स 80 हम और पे करेंगे, सही है ना? अब हमें सर याद रखें, जब भी अकाउंटिंग का एक रूल है कि पेमेंट डेफर होगी 1 साल से ज्यादा, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। कहीं लिख ले लर्निंग आउटकम इस सवाल के साथ। वेन एवर पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड 1 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू, सही है। हम क्या कंप्यूट कर लेंगे मेरा बच्चा? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। चले, अगर आपने लिख लिया ये साथ साथ, सही है चीजें। तो अब आते हैं सर। तो हमने कहा सर देखें, इसमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज रिलेटिवली मोर इजी। हमने कहा सर ये देखें, 250 की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हो गई है ना सर? कैसे आई? हमने कहा सर ये आई 100, 100 + 50। अब आते हैं सर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सर देखें, एक तो हमारे पास कैश आ रहा है ना, लेकिन दूसरा हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी? 80 की। हमने कहा सर 80 मिलियन मिलेंगे कितने सालों पे? तो 1 प्लस मार्केट रेट कितना है? 15%, रेस टू द पावर 60.49। तो हमने कहा 200 का कैश पे किया है, सही है। हमने कहा सर 200 का कैश पे किया है, +60 प्लस से 200। तो ये हमने कह दिया सर, ये हो गया। तो इन दोनों का हमने कहा अगर हम सम करें, तो हमारे पास आ गया 10.49 की गुडविल आ गई, सही है सर। अब आई इसकी एंट्रीज क्या है? इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, बैंक 200 से हुआ, पेएबल हो गया इंडिविजुअल बुक में। सब्सिडरी में नो एंट्री, कंसोलिडेटेड में ये हो गया है ना सर। और अब हम पेरेंट की बुक में एक और एंट्री बनाएंगे, जो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पहले साल के एंड पे, सही है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और पेबल क्रेडिट 60 इंटू, क्या हो गया सर हमारा? 15% रेट था। क्लियर है मेरा बच्चा सब यहां तक? तो कह दे सी सी। जी बेटा ऐसा ही है। सर यहां तक क्लियर है ना? तो हम बढ़े आगे और। बढ़ना है या खत्म करनी है क्लास? जल्दी से बताएं, थक तो नहीं गए पहली क्लास में? काफी टाइम बाद मैदान में उतरे हो ना।
ना एक अरसा हो गया बचपन में तुम लोग एक किसी जमाने में यार चैंपियन है ना। और एक खिलाड़ी काफी टाइम बाद मैदान में उतरा है। तो खिलाड़ी बताए सर, हिम्मत है तो चलें। क्या कह रहा है ये आदमी। जी जी बेटा, कंसोल के बेसिक्स ही तो चल रहे हैं मुस्तफा, ये अभी बेसिक्स हैं। दो क्लास है, आज की क्लास और अगली क्लास चलेंगे बेसिक्स। फिर इंशाल्लाह जो है, मतलब ये बेसिकली आप लोगों को जो सोना का मेथड है उसको रिवाइज कराना। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सोना मेथड से बचपन में नहीं पढ़ा होता है। उनको सोना मेथड पे लेकर के आना और फिर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह FFR वाले लेवल पे। ठीक है। तो ये वही है हमारा। फिलहाल हम बेसिक करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये आज और इंशाल्लाह अगली क्लास में मेरी कोशिश होगी, सही है ना। तो ये वाली सीन है। तो आ जाए। कोई और सवाल चले सर, तो बच्चे कह रहे हैं कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है। तो बेटा सोना बिल्कुल अभी कराएंगे, आ जाए। अब आया, हमने कहा ए लिमिटेड अक्वायर्ड 100% ऑफ बी लिमिटेड व्हेन नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड वर एज फॉलोज शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग शेयर प्रीमियम। ठीक है। अब आते हैं सर, ये प्रैक्टिकल केसेस आपको करा रहा हूँ, सारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं कंसोलिडेशन के। ए लिमिटेड ऑफर्ड will issue A Limited will issue 40 million its own shares as purchase consideration. Market value of A Limited share is the 5, where its book value is 2.5 and face value is rupees 1 पर शेयर। सही है सर। अब ये सवाल है आपके पास। सही है कि भैया अब हम अपने शेयर्स दे रहे हैं और यहाँ पर तीन वैल्यूज है। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू। आ जाए, अब इन तीनों को जरा समझते भी हैं। ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 का रॉ डेटा है, ठीक है ना। कि भैया नेट एसेट्स कितने, 150, 100, ठीक है, 250 के हमारे पास है। फिर आ जाते हैं मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू क्या है? जिस रेट पे मार्केट में चलते हैं, अगर कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की वैल्यू। और सर ये बुक वैल्यू क्या होती है सर? बुक वैल्यू होती है, कौन बताएगा बुक वैल्यू क्या होती है, बताए भाई, बुक वैल्यू क्या होती है। भाई एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे बेटा? शेयर जिस वैल्यू पे बुक में रिकॉर्डेड है, एग्जामिनर ने बेटा सलाम किया है। जिस पर आपके बुक्स में रिकॉर्डेड है, इस पे एग्जामिनर ने सलाम किया है। सही है। तो हमने ये, सही है ना, ये यकीन माने ये हमारी बहन ने ये कहा था ना। तो मैंने इसको सलाम से बदला। अगर ये कोई भाई कहता ना कि जिस जिस पे बुक पे है, तो उसको मैं बताता कि क्या कहते हैं उसको। आ जाए सर, मजाक कर रहा हूँ, आ जाए। सर बुक वैल्यू होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से शेयर की वैल्यू मिल रही है, जिसपे बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। बुक्स में हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। सर देखिए, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लेते हैं जो अकाउंट्स बैलेंस शीट के हिसाब से इक्विटी होती है ना, इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। इक्विटी, हम इक्विटी डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स, ये होती है बुक वैल्यू। अब सर याद रखिएगा, पूरी अकाउंटिंग में पूरी अकाउंटिंग में आप कभी भी शेयर बुक वैल्यू पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। ना मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं आप, फेस वैल्यू। हाँ, अगर फेस वैल्यू से ऊपर पे किया है तो वो प्रीमियम होता है, लेकिन बुक वैल्यू अकाउंटिंग में सच कोई एलिमेंट ऐड नहीं करती। सही है सर। हाँ, एक केस में बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे, और आप लोग जो है, वो होता है इंडिकेटर ऑफ एक इम्पेयरमेंट है। वो कभी आप बाद में जब इम्पेयरमेंट हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे, वरना सर बुक वैल्यू ये वाला सीन है। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? चले सर। अब ये आपके सामने है, अब मेरा एक मासूमाना सवाल है। एक मिनट रुके बच्चों यार, ये एक शख्स बेचारे को मैंने बुलाया हुआ था, वो तंग कर रहा है, एक मिनट रुके।
चले मेरा बच्चा आ जाए, चले आ जाए सॉरी। तो जो है आपको बताया, बस सॉरी अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, तो बस कभी कभी कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। और आज तो खैर कुछ और चीज तंग कर रही है, आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह अब अगली क्लास नहीं होगी, आए। तो सर एक बच्चे का सवाल है सर, बुक देखिए सर, बुक वैल्यू जो होती है कि आपने कहा आज की डेट पे बैलेंस शीट की से क्या शेयर की वैल्यू निकल रही है, तो बैलेंस शीट से शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? कि भाई जो टोटल हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी साइड है, इक्विटी जिसमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम, सारी चीजें आ रही हैं, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो ये बुक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चले सर, अब मेरा एक मासूमाना सवाल है आपसे, सब बच्चों से। मैं अपने शेयर्स कितने इशू कर रहा हूँ? 4 मिलियन। कितने शेयर इशू कर रहा हूँ? 4 मिलियन, ऐसा ही है। अब सर अगर मैं अपने 4 मिलियन, 40 मिलियन सॉरी शेयर इशू कर रहा हूँ, तो 40 इंटू क्या करूंगा, 5, 2.5 या 1? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? पेरेंट कितने पे अपने जो है ना कंसिडरेशन गुडविल निकालने के लिए क्या यूज करेगा, 5, 40 या 2.5 या 1? बताओ। मैं अगर सामने वाले को अपने शेयर्स दे रहा हूं, तो बोल रहा हूं यार सब्सिडी के ओनर्स को, 5, एक आंसर आया 5, बाकी बताएं, बाकी बाकी बाकी। सब तुक्का लगाएं यार, तुक्का लगाना सीखो। आज भी मैं किसी को समझा रहा था कि तुम लोग जो है ना, हम सीए वाले, 1, 5, ओके सर, हम रिकॉर्ड करेंगे 5 पे, क्योंकि फेयर वैल्यू भाई, मैं जो अपने शेयर्स दे रहा हूँ उसकी मार्केट वैल्यू 200 है। मैं अगले को देते हुए क्या बोलूंगा कि भैया ये शेयर पकड़, मेरे तुझे नहीं चाहिए और मार्केट में बेच देना, 5 रुपए के हिसाब से पर शेयर चला जाएगा। टोटल तुझे 40 मिलियन के जो शेयर 200, समझे सर? फिर मैंने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ले लेते हैं हम, है ना? तो हमने कहा सर ये कितना हो गया फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, 250। तो हमने कहा सर गुडविल कितनी आ गई, 50 की नेगेटिव गुडविल आ गई, है ना सर? पेरेंट अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, अब ये भी जरा देख लो। हमने कह दिया 200 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 40 इंटू 1, क्योंकि सर वही बात, बुक्स में हम शेयर किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेस वैल्यू। सही है, शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगी 40 इंटू 1, और जो भी हम ऊपर लेंगे फेस वैल्यू से, सही है सर, जैसे ये हमने कहा ना 40, 5 - 1 मल्टीप्लाई बाई 40, ये इसका ये वर्किंग है, सही है ना, 160 की। ये हो गया। सब्सिडरी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाएगी नेट एसेट्स 250 से डेबिट, इन्वेस्टमेंट 200 से, और सीआरई क्रेडिट हो जाएगी 50 से। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ मेरा बच्चा? क्या आज हमने आज गुडविल के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? क्या पढ़ा हमने सर गुडविल के कॉन्सेप्ट में, जल्दी से बताओ। आज हमें सबसे पहले शुरू से करता हूँ, मैं आज की क्लास को यहीं तक रखूंगा। हमने गुडविल की, अगली क्लास में हम इसका पूरा एक सवाल का स्ट्रक्चर बना के 3, 4 सवाल सोना वाले तरीके से कर लेंगे, ठीक है सर? सबसे पहले क्विकली मैं आ रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा आज सर? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, मैं ऊपर से आ रहा हूँ। हमने पढ़ा कि सर मैं आपको कंसोलिडेशन जो पढ़ाऊंगा वो इन 4 हिस्सों में होगा, बेसिक्स, FAR 2, FFR, सही है, और हमने कह दिया ये, सही है ना? मैं अगर आप कहते हैं तो आपको शायद ब्रेकअप भी बता देता हूँ, लेकिन ये एस्टिमेटेड होगा, ठीक है? यूं देख लेते हैं हम इसको सर। पेन पेन पेन। सर इसके ऊपर 2 क्लासें लगेंगी, इसके ऊपर 20 क्लासें लगेंगी, इसके ऊपर 3 क्लासें लगेंगी, और इसके ऊपर भी 2 से 3 क्लासें लगेंगी। तो आप समझें कुछ ये 27, 28 क्लासें बन रही हैं। हो सकता है कि इस पे 18, 19 लग जाए, सही है, वो डिपेंड करता है। तो सर हमने कहा कि सर ये इतने में ना ये क्लासें लगेंगी, ठीक है ना सर? तो ये बेसिक्स के ऊपर क्या, आज हमारी आज पहली क्लास थी। कंसोलिडेशन हमने कहा हम कब करते हैं सर, जब एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा के शेयर हो। फिर दूसरा हमने कहा कि सर जो है हमारे पास पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, हमने कहा कि जो है सर अपना क्या कहते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर के केस में हमने कहा कि सर हमारे पास कंसोलिडेटेड, और हम अगर मेजोरिटी ऑफ बीओडी को भी होल्ड करते हैं तो भी हम कंसोलिडेट करते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर में हमने कहा कि सर हमारे पास जो है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स एक एडिशनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है?
कोई लेजर और ट्रायल बैलेंस इनका मेंटेन नहीं होता, और कंसोलिडेशन में कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स होते हैं। फिर हम और आगे बढ़े, और हमने सर एक और चीज पढ़ी कि कंसोलिडेशन करना हमेशा जरूरी है। हमने कहा नहीं सर, ये एग्जांपल से हमने बात समझी। हमने कहा अगर एक पप्पा है, दादा है और बेटा है, तो पप्पा कब कंसोलिडेट करेंगे? तो हमने कहा सर पप्पा कब कंसोलिडेट नहीं करेंगे, उनको कब इजाजत है कि वो कंसोलिडेशन ना करें? तो हमने कहा सर उसके बाद उनको इजाजत है वो कंसोलिडेशन ना करें तब जब पहली कंडीशन के पप्पा दादा की 100% ओन सब्सिडरी हो, या अगर 100% ओन ना हो तो जो बाकी शेयर होल्डर हो उनको एतराज ना हो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ना बनाने पे। दूसरा, पप्पा ना लिस्टेड कंपनी हो और ना अबाउट टू बी लिस्ट हो। तीसरा और आखिरी पॉइंट, मतलब जिसको हम कह सकते हैं चौथा पॉइंट, कि सर ये वाला पॉइंट चौथा ना, तो हमने कहा सर इसमें के जो है अपना दादा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे हो, या ग्रुप के अंदर दादा से ऊपर भी अगर परदादा है तो वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे हो। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट केस स्टडी वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। फिर हमने कहा हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स वाले तरीके से कंसोलिडेशन को पढ़ेंगे, सही है सर। तो उसमें हमने कहा सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है बढ़िया है। फिर हमने कह दिया ये निकलता है रिपोर्टिंग डेट से, इसके तीन कॉलम होते हैं। एक होता है एक्विजिशन डेट का कॉलम, इससे हम निकालते हैं गुडविल, और तीसरा होता है डिफरेंस वाला कॉलम, इससे हम निकालते हैं सीआरई, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। माहम इसका जवाब मैं देता हूँ। माहम का सवाल है कि सर अगर अल्टीमेट पेरेंट नहीं बना रहा हो कंसोलिडेटेड तो अब हमें बनाने पड़ेंगे, तब एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। हम सबसे फिर हमने पढ़ा सर गुडविल, हमने कहा गुडविल कैन बी पॉजिटिव, गुडविल कैन बी नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा गुडविल के केस में पेरेंट की बुक्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगी। सब्सिडरी जो है वो कोई एंट्री नहीं बनाता अगर उसके, क्योंकि उसके मालिक बदलते हैं, सही है। और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर ये एंट्री बनती है कि नेट एसेट्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और गुडविल डेबिट, ठीक है सर। फिर क्वेश्चंस हमने इसके किए। फिर हमने देखा कि अगर डेफर्ड कंसिडरेशन होगी तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेंगे। और हमने कहा कि सर हम जो है ये है अपना लाने के लिए अगर जो हमारे पास शेयर्स होंगे तो उनको हमेशा मार्केट वैल्यू पे लेंगे, ठीक है। शेयर्स को हमेशा लेंगे मार्केट वैल्यू पे, लर्निंग आउटकम लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको इनके क्या कहते हैं ये अभी के अभी ग्रुप ग्रुप में भी डाल देता हूँ, सही है सर। ये आज की क्लास का जो मटेरियल था ये भी आप देख लें, खुद से प्रैक्टिस भी करें। और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी थर्सडे को। और अब एक चीज़ हमारी होती है हर क्लास में, जो मैंने शुरू की हुई आई थिंक पिछले 2 ढाई 3 साल हो गए, 2 साल तो हो गए। स्टोरी टाइम हम क्विकली 5 मिनट का रखते हैं, स्टोरी टाइम हर क्लास के एंड पे। और स्टोरी टाइम में हम कोई ऐसी बात करते हैं जो अदर देन क्या हो सर, अदर देन हम क्लास की बात करें। तो आए सर अदर देन क्लास की अगर हम बात करेंगे स्टोरी टाइम में, सही है सर। बेटा 4th जन को कुछ नहीं पढ़ाया था, वो सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना मतलब वो एक ओरिएंटेशन एजुकेशन क्लास थी, बल्कि 4th जन को तो कुछ नहीं पढ़ाया था सैटेलाइट वगैरह को हमने। अभी जो भी है वो आज पहली क्लास थी और इसके बाद, सही है सर। अब आ जाए सर आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे हम बात करते हैं। और स्टोरी टाइम पे आज हम बात करेंगे अब आपकी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो चुका होगा और बहुत सारे बच्चों का फम। अब सर जो ये फम की जिंदगी होती है ना ये बहुत अच्छी होती है, सही है। मैं अभी भी फम में, अपनी फम में माशाल्लाह बैठा हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं अभी एक और फम में हैं। और सर याद रखें फम में ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फम जो है, पर उसको ना गुजारने के कुछ तरीके होते हैं। देखें फर्म में जब आप शुरू शुरू में होते हैं तो फर्म में एक होता है प्रेशर पीरियड। प्रेशर पीरियड के अंदर लोग आपसे हार्श हो जाते हैं अक्सर, कभी कभी कोई आपको डांटेगा, कोई चीज़ आपको बुरी लगेगी, कभी किसी की बात, सही है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सर फर्म में प्रेशर में लोग बुरा बिहेव करते हैं, एक्चुअल में लोग इतने बुरे नहीं होते हैं, सही है ना। तो चीज़ें को थोड़ा इग्नोर करना सीखें। मैं आपको छोटे से कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ, सही है। और एक इंस्टेंस मुझे याद भी है कि जो है ऐसा हुआ फर्म की जिंदगी से रिलेटेड ही, कि सर हम लोग बैठे हुए थे और जो है मेरा पहला क्लाइंट था, और मेरे साथ मेरा एक और दोस्त भी था, हम दोनों का ही मतलब पहला क्लाइंट था। और एकदम से उस जॉब पे आ गई प्रेशर, खतरनाक पीरियड का ना, मतलब पार्टनर वार्टनर सब आ गए। अब उन्होंने जॉब इंचार्ज को डांटा। अब जॉब इंचार्ज को जब डांटा ना उसकी फुल हालत टाइट थी, काम कंप्लीट नहीं था, और बहुत सारी वजूहत होती हैं, आपको समझ में आएगा। क्लाइंट डेटा कभी टाइम पे नहीं देता, कभी कोई फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो सर हुआ है कि मेरा जो दोस्त था ना उसकी रात के 12:15 12:30 हो रहे थे, और उसके घर से उसके अब्बा हुजूर की कॉल आ गई। और अब्बा ने बोला बेटा कहाँ हो। अब जॉब इंचार्ज पता नहीं बेचारा जिस माइंड में था ना, उसने सुना दी उसके अब्बा के, मतलब फोन पे अब्बा है और सुना दी।
भाई घर वालों को बोलो बेचते क्यों है, जब बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई तरीका है, काम यहाँ पे है और फोन कर करके डिस्टर्ब किए जा रहे हैं ये वो। खैर उसने कहा अब्बा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खैर अब्बा को आवाज तो चली गई। अब तो खैर फर्म के हालात बड़े बेहतर हैं, लेकिन ये, खैर उसकी आंखों में आंसू आ गए। खैर हमने उसको जरा तसल्ली वसली दी, हमने कोई वो नहीं। थोड़ी देर बाद जॉब इंचार्ज आया और उसको यार गले लगा के बोला आई एम सॉरी। बोला यार मैं उस वक्त, उसने पार्टनर ने मेरे दिमाग में, आप समझ सकते हैं दिमाग में जो है ना, तंग किया हुआ था। तो बोला यार मैंने तुझे कर दिया। बोला यार बड़ा भाई समझ के माफ कर दे। तो आप यकीन माने, आप यकीन माने सर, चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं फर्म में। कभी कभी बहुत गंदी डांट पड़ती है। मैं आपको अगर चले एक और अपनी स्टोरी बता दूं। मैंने PwC फर्ग्यूसन में आर्टिकल्स किए और मेरी जिंदगी जन्नत की तरह माशाल्लाह फर्म की थी, काफी अच्छी। शुरू के 2 ढाई साल, मतलब लेट सीटिंग की है मैं, क्योंकि मैं लेट सीटिंग से इतना भागा नहीं था कभी, साफ सी बात है। अच्छी बात नहीं है इतना, लेकिन मत मैं कर लेता था। हाँ कभी कभी रोना धोना करता था जब ट्यूशन पढ़ाने जाना होता था बाद में उस पे। लेकिन लेकिन सर अच्छी नसें इसलिए गई कि यार मेरे रमजान में कभी रोजे नहीं खुले उस टाइम पे, हालांकि जुलाई में रमजान होते थे। सही है। अब तो खैर तुम लोग के भी नहीं खुलेंगे रमजान के रोजे फम में, लेकिन तो सर, लेकिन हुआ ये कि एक दफा बहुत अच्छे से था, लेकिन एक दफा 2 ढाई साल जब मुझे फम में हुए, तो हुआ ये कि एक क्लाइंट है आयशा स्टील मिल्स, मुझे अच्छे से याद है। उसमें हमारी टीम बनाई गई। हमारी टीम के अंदर 4 लोग थे। मैं था, अफेक्टिवली 3 लोग थे, एक सुपरवाइजर खातून थे। अच्छा सुपरवाइजर खातून थी वो, उनके अब्बा एक मल्टीनेशनल कंपनी के माशाल्लाह CEO थे, तो उनको वैसे ही कोई कुछ नहीं कहता था। फिर मैं था, ठीक है। और फिर मेरे अंडर 2 लोग थे, एक खातून थी और एक मर्द बच्चा था बेचारा। अब जो खातून थी ना, आप यकीन माने, वो खातून जो है, उनको बुखार हो गया। सही है। सुपरवाइजर को वैसे ही कोई कुछ नहीं कहता कि उनके अब्बा मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हैं। सही है। खातून जो थी उनको हो गया बुखार। तो अब खातून को भी कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो बच्चा था, उन दिनों वो बच्चा गया हुआ था उधर इंटीरियर में। और फिर यही जो आजकल जो हुआ है ना, कि हमारे मुल्क में तो अल्लाह माफ करे, उस टाइम से चीजें चलती हुई आ रही हैं, जो आजकल परा चनार वगैरह की साइड पे ये हो रहा है। तो यही चल रहा था और फिर एहतजाज चल रहा था, तो वो बच्चा आ नहीं सका। अब मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और क्लाइंट का CFO आ गया अकाउंट्स लेते हैं। अब अकाउंट्स भाई कैसे रेडी होंगे, मतलब ना मेरे पास कोई टीम है ना वो है, सुपरवाइजर अलग है। सही है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई पार्टनर उस टाइम पे सीनियर मैनेजर थे, अब पार्टनर हो गए फर्ग्यूसन के सेक्शन B के। उनका नाम है सैयद मोहम्मद हसनैन। हसनैन आए, उन्होंने कहा कि क्या अकाउंट्स का है। मैंने कहा यार काम हो रहा है, अभी जो टाइम लगेगा बॉस। फर्ग्यूसन में कल्चर है कि हम सीनियर मैनेजर एंड अबव को बॉस कह रहे होते हैं। सही है। और कुछ लोग जो ज्यादा चमचागिरी करते हैं वो जॉब इंचार्ज को भी बॉस कह देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मसला है, तो मुझे, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता, मुझे अकाउंट्स चाहिए। तो अब हम थोड़े थे मुंह फट। मैंने कहा कैसे अकाउंट्स चाहिए सर आपको, आप ये भी तो देखें, मतलब बॉस आप ये भी तो देखें कि आपने मुझे टीम क्या दी है। बॉस ने कहा बेटा मुझे चाहिए। अब मैंने और बहस करना शुरू की। मैंने कहा बना रहा हूँ, 1 घंटा लगेगा। उनके हट गए। उन्होंने इतनी जोर से मुझ पे चिल्लाए ना वो, कि सर फर्ग्यूसन में सेक्शन B में था मैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे था। फोर्थ फ्लोर पे मेरे दोस्त थे। उन लोगों ने मेरी जिल्लत वाली, मतलब मुझे जो जलील किया गया उसकी आवाजें सुनी है, सेक्शन D वालों ने। कि और मेरे नाम के साथ ना, तो मशहूर मतलब इस तरीके से मशहूर हो गया थोड़ा सा मैं फम में, कि इस लड़के के ऊपर फम की वन ऑफ दी वर्स्ट चीख लगाई गई है। मतलब उस दिन जब मैं मगरिब की नमाज, मतलब ये सब वाकया हुआ ना, तो उसके बाद फिर मैंने अकाउंट्स वकाउंट्स कुछ भी करके दिए, मगरिब की नमाज करके लिए मैं गया। तो मुझे याद है कि मुझे आकर के लोगों ने उठाया, उठाया इन द सेंस कि बोला भाई क्या हो गया, मतलब मैंने अकाउंट्स वगैरह सब दे दिए थे। अब मगरिब की नमाज के बाद, इस जिल्लत के बाद, मैं दिमागी तौर पे इस पोजीशन पे था कि मैं, मेरा मूड ही नहीं हो रहा था मैं फर्म वापस जाऊं। तो मैं सोच रहा था बैठा हुआ मस्जिद में कि यार मेरे साथ क्या हुआ। तो लोगों ने आके उठाया, बोला कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर मैं गया फर्म। लेकिन सर वही सीनियर मैनेजर, उस सीनियर मैनेजर से फिर, मतलब हालांकि उससे पहले मेरी उनको खुद एहसास हुआ कि यार इसके साथ ज्यादती हो गई है। अब यकीन माने फिर बाद में कभी मिले तो वो 3 4 लोगों को बुलाते। वो पाप तो माशाल्लाह पार्टनर हो गए, कहीं मतलब कभी खाना हुआ है, कहीं इवेंट्स हुए, तो उसमें से एक मैं होता हूँ। तो उनका ये है माशाल्लाह। तो बस
तो मैं कह रहा हूँ आपको कि यार कभी ना कभी ऊपर नीचे हो जाती है, घबराइएगा नहीं, कोई डांट वाट दे, दिल बड़ा रखिएगा, एट द एंड सब सही हो जाता है। हम मिलेंगे परसों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।